गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था आइसोमेरिज्म और आज हम देखने जा रहे हैं द रिएक्शन मैकेनिज्म, द फंडामेंटल ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म। सबसे पहले व्हाट इज द रिएक्शन मैकेनिज्म? द रिएक्शन मैकेनिज्म इज द पाथवे ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन जिस पाथवे से चलता है, जिस रूट से चलता है, दैट specific pathway of that chemical reaction is called the mechanism of the reaction। अब अगर हम देखें इसको अपने रिएक्शंस को लेके, तो यहाँ पे होता क्या है? बेसिकली जब हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती हैं जो कंपल्सन है। पहला होता है आपका रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच में एक स्टेप बनता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे आपको ये तीन चीजें देखनी होती हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो क्या रिएक्टेंट सिर्फ एक तरह का होता है? तो रिएक्टेंट भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सबस्ट्रेट और दूसरे क्या होते हैं? दूसरे होते हैं अटैकिंग ग्रुप। किसी भी रिएक्शन में जो दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, जो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, या जो कंडीशंस के वजह से जो कैटलिस्ट वगैरह होते हैं, जो भी यहाँ पे रिएक्शन में जा रहा है, तो जो ज्यादा एनर्जेटिक होता है, जो सबस्ट्रेट पे अप्रोच करता है, दैट इज कॉल्ड द अटैकिंग ग्रुप, और जो बल्कियर ग्रुप होता है वो बोला जाता है सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं रिएक्शन में। हम देख रहे हैं मैकेनिज्म, और इस रिएक्शन मैकेनिज्म में जो पहली चीज होती है वो होता है रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट में पहला रिएक्टेंट होता है दैट इज कॉल्ड द सबस्ट्रेट। और सबस्ट्रेट पे जो अप्रोच करेगा उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अटैकिंग ग्रुप। यहां पे इस अटैकिंग ग्रुप ने सबस्ट्रेट पे अप्रोच किया, और जब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो अप्रोच करने के बाद क्या बनाएंगे? अप्रोच करने के बाद ये बनाएंगे एक इंटरमीडिएट। प्योरली इंटरमीडिएट, कोई स्टेबल स्पीशीज नहीं होती। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से कम स्टेबल होती है, इस वजह से इसे हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया अनस्टेबिलिटी को शो करने के लिए। फाइनली ये इंटरमीडिएट ब्रेक करता है और बनाता है प्रोडक्ट। एडिशन रिएक्शंस को छोड़ दिया जाए तो हर एक रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ एक बाई प्रोडक्ट भी बनता है। तो यहाँ पे आपको मिला प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट पे अटैकिंग ग्रुप पे अप्रोच करता है, दोनों आपस में इंटर या फिर एक दूसरे से इंटरेक्ट करके इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हैं, और ये इंटरमीडिएट ब्रेक करके बनाता है प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट। अब हम एक स्पेसिफिक रिएक्शन लेके इन चीजों को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो आपका रिएक्शन है CH3Cl plus KOH gives CH3OH plus KCl। इसके लिए हम मैकेनिज्म देख रहे हैं। ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है, और हम जो मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं वो है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये है आपका कंपाउंड, दैट इज द KOH। मैकेनिज्म है ये। इससे पहले क्या था? आपका रिएक्शन था। KOH ब्रेक करेगा इन द फॉर्म ऑफ K प्लस एंड OH माइनस। एक्चुअली किसी भी कंपाउंड के उसके आयन के फॉर्म में ब्रेकिंग को हम कोई केमिकल प्रोसेस नहीं मानते, क्योंकि हम मानते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स अपने आयंस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, यानी सिर्फ वो दोनों एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर कह सकते हैं स्टैटिक चार्ज की वजह से एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड रहते हैं। अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां अप्रोच करेगा? सबस्ट्रेट पे। तो ये तो हो गया आपका अटैकिंग ग्रुप, और ये अटैकिंग ग्रुप अप्रोच कर रहा है सबस्ट्रेट पे। तो ये हो गया आपका सबस्ट्रेट, और ये पीछे से अप्रोच करेगा। रीजन ये होता है कि क्लोरीन पार्शियली निगेटिवली चार्ज होता है डाइपोल मोमेंट की वजह से। पहले पढ़ा था, अभी आप पढ़ेंगे तो इसी को इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल चार्ज होने की वजह से सेम साइड से नहीं अप्रोच करते, और जब ऐसा होगा तो होगा क्या? ये है आपका कार्बन जिसके साथ 3 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। ये क्लोरीन वाला बॉन्ड टूटने लगा, अभी पूरी तरह से टूटा नहीं है,
और ये हाइड्रोक्सिल ने बॉन्ड बनाना शुरू किया, पूरी तरह से बना नहीं है, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। फाइनली क्या होगा, फाइनली ये क्लोरीन वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और जब क्लोरीन वाला बॉन्ड टूटेगा ये बनाएगा CH3OH और साथ में Cl निगेटिव। तो ये जो CH3OH बना ये क्या है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट, और साथ में ये जो Cl माइनस बना है यहां पे इस K+ के साथ अप्रोच करेगा और बना लेगा KCl। तो और ये हो गया आपका बाई प्रोडक्ट। तो ये है आपका सबसे पहले अटैकिंग ग्रुप, सबस्ट्रेट, इंटरमीडिएट, प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट। हर एक रिएक्शन में जनरली यही जनरल स्टेप्स होते हैं। एडिशन रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट्स नहीं बनते। जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही इंटरमीडिएट बने, किसी के केस में कुछ इंटरमीडिएट बनता है, कहीं पे कार्बोकैटायन बनता है, कहीं फ्री रेडिकल बनता है, कहीं एनायन बनता है। तो यहाँ पे अलग अलग में अलग अलग बन सकता है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, सेम टू सेम आइडेंटिकल चीजें हर में नहीं होती हैं, लेकिन एक जनरल स्टेप फॉर द रिएक्शन मैकेनिज्म है। अब हम बात करें रिएक्टेंट्स की, सबस्ट्रेट की, या फिर कहें तो अटैकिंग ग्रुप की। तो कितने तरह के अटैकिंग ग्रुप होते हैं, वैसे तो कई तरह के होते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो हैं 2 तरह के। पहले तरह के हैं जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अगर इनके वर्ड मीनिंग से देखें तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड फाइल मीन्स लवर। तो ये हैं इलेक्ट्रॉन लवर्स, इलेक्ट्रॉन लवर। हिंदी में कहें तो इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाले। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन को कौन, निगेटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगा, सोली विच इज पॉजिटिवली चार्ज। सो द इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल से पॉजिटिवली चार्ज ही नहीं होते, कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। तो ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फॉर एग्जांपल NH4 पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, BH3 एटसेट्रा। ये दोनों तो पॉजिटिवली चार्ज दिखाई दे रहे हैं दूर से। और ये जो BH3 है ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बोरान ग्रुप 13 का मेंबर है, एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोर से देखें तो 2-3, अदरवाइज 1s2 2s2 2p1। तो वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में। तो ऐसे स्पीसीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। और दूसरा अगर हम देखें दूसरे तरह के अटैकिंग ग्रुप्स, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पे इसके भी वर्ड मीनिंग पे जाएं, व्हाट इज द न्यूक्लियोफाइल, व्हाट इज द वर्ड मीनिंग ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। तो फिर से वही है, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस और फाइल मीन्स लवर। देन द न्यूक्लियस लवर्स आर कॉल्ड द न्यूक्लियोफाइल। जैसे अभी पिछली बार मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन लवर्स, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन लवर्स पॉजिटिवली चार्ज होंगे। सिमिलरली जब हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स ओनली। वैसे तो और भी पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन मेजर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो आपके सिलेबस में हैं। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। सो ओवरऑल न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव और न्यूट्रल मिलके पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन करेंगे, और इस वजह से न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज होगा। सो इफ न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होंगे, दे आर निगेटिवली चार्ज। सो द न्यूक्लियस आर निगेटिवली चार्ज।
और ये निगेटिवली चार्ज जो स्पीसीज हैं, न्यूक्लियोफाइल्स जो हैं, इनके जगह पे अगर ये न्यूट्रल हो, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहे थे, यहाँ पे ये सिस्टम इलेक्ट्रॉन रिच होंगे तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। सो इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम्स आर आल्सो बिहेव्स लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। अगर एग्जांपल देखें, दिस इज CH3 नेगेटिव कार्बो एनायन, या फिर आप देख सकते हैं Cl नेगेटिव, या देख सकते हैं NH3। देखिए यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की कैटेगरी में आ रहा है। सो दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल विच आर कंसिडर्ड एज अ अटैकिंग ग्रुप। इसके अलावा एक और आपने देखा है, अभी तक तो आपके आया नहीं है, एक और आएगा, दैट विल बी द फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल हम जब बॉन्ड फिशन पढ़ाएंगे तो उसके साथ आपको बताएंगे। So these are the two different type of the attacking group. The first one is called the electrophile and second one is called the nucleophile. Now we are going to see the next topic, that is called the bond fission. What is bond fission? The breaking of bond is called the bond fission. तो क्या बॉन्ड का टूटना भी कई तरह से होता है? श्योरली बॉन्ड का टूटना भी कई तरह से होता है। जो आपके सिलेबस में दो तरह के बॉन्ड फिशंस दिए गए हैं, और जो दो तरह के बॉन्ड फिशंस दिए गए हैं, पहला है होमोलिटिक बॉन्ड फिशन और दूसरा है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। तो अगर हम होमोलिटिक बॉन्ड फिशन की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मली होमो एटम्स के बीच में ऐसे बॉन्ड फिशंस होते हैं, या फिर ऐसे एटम्स के बीच में होते हैं जिनका नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बारे में हम यहाँ नेचर बोल रहे हैं, जिनका नेचर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हो। और अगर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल नेचर है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब ये होमोलिटिक फिशन में जाएंगे तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे। अगर हम इसे यहां पे दिखाएं तो हम एग्जांपल देख रहे हैं, और सबसे पहले हम देख रहे हैं होमोलिटिक फिशन। तो हम ये कंपाउंड ले रहे हैं, दिस इज द CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। हमें मालूम है कि हर एक बॉन्ड एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। और ये बॉन्ड पेयर जब टूटता है, नॉर्मली होमोलिटिक फिशन लाइट के प्रेजेंस में होता है या फिर हीट के प्रेजेंस में होता है। लाइट का सिंबल हम H न्यू से शो करते हैं, ये प्लांक्स कांस्टेंट H है और न्यू फ्रीक्वेंसी है जो कि एनर्जी के, लाइट के एनर्जी के बारे में बताती है। यहाँ पे H न्यू के प्रेजेंस में होगा तो होमोलिटिक फिशन होगा। इसमें ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका होमो डिवीजन हो जाता है, होमो नेचर ऑफ एटम्स की वजह से। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अगर आप ध्यान दिए एरो को तो देखिए कंप्लीट एरो नहीं है, आधा ही एरो बनाया गया है, एक ही तरफ का बनाया गया है। इस तरह के एरो को हम बोलते हैं हुक एरो। तो यहाँ पे हुक एरो से इसको शो करते हैं, और क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन आया तो ये क्या बना, CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे मेथिल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं, एंड सच टाइप ऑफ फिशन इज कॉल्ड द होमोलिटिक फिशन। प्रोडक्ट क्या बनता है इसमें, फ्री रेडिकल एज अ प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अगर हम हेट्रोलिटिक फिशन की बात करें तो हेट्रोलिटिक फिशन श्योरली होमो एटम्स के बीच में नहीं होता। यहाँ पे देखिए होमो एटम्स हैं, कार्बन एंड कार्बन, सेम नेचर वाले भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आइडेंटिकल एटम ही हो, थोड़े आगे पीछे भी हो सकते हैं, कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे नॉर्मली होमो नेचर वालों के साथ होता है। लेकिन हेट्रोलिटिक फिशन कभी भी होमो नेचर वाले के साथ नहीं हो सकता। जैसा नाम कह रहा है हेट्रोलिटिक फिशन, तो हेट्रोलिटिक ही होगा, हेट्रो एटम्स के साथ ही होगा, अलग अलग एटम्स के साथ, अलग अलग नेचर के एटम के साथ। स्पेशली आप कह सकते हैं when there is a dipole moment, when there is a electronegativity difference, then such type of bond fission will take place. तो यहाँ पे that will be the heterolytic bond fission. ये देखिए हम देख रहे हैं heterolytic बॉन्ड फिशन, और जो कंपाउंड हमने लिया है वो है CH3 एंड Cl। आप सबको मालूम है कि यहाँ पे कार्बन क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनता है
उसमें क्लोरीन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन। इवन कार्बन भी नॉन मेटल है, लेकिन क्लोरीन जैसा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो श्योरली नहीं है। तो कार्बन से क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी क्लोरीन की तरफ डाइपोल मोमेंट है, वहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां देखिए, ये है आपके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। नॉर्मली होमोलिटिक हेटेरोलिटिक फिशन वाटर के प्रेजेंस में चलता है, हम यहाँ पे कोई प्रेजेंस वगैरह नहीं शो कर रहे हैं, और भी कंडीशंस हो सकती हैं। जब यहाँ पे ये रिएक्शन होगा तो होगा क्या, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही तरफ चले जाएंगे। अब यहाँ देखिए, पिछली बार जो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट दिखाया था वो हाफ एरो से दिखाया था, जिसे हुक एरो भी कहते हैं। इस बार हुक एरो नहीं है, कंप्लीट एरो है। और जब ऐसा होगा तो मेथिल ग्रुप ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, यानी क्या बनाएगा, एक कैटायन बनाएगा। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसे कैटायन को हम कहते हैं कार्बोकैटायन। तो एक तो कार्बोकैटायन बनाएगा, और दूसरा क्या बनेगा, साथ में बनेगा क्लोराइड आयन। तो यहां पे जब हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है तब ये क्या बनता है, ये बनते हैं आयंस। अब अगर हम आयन और फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल भी एक तरह के अटैकिंग ग्रुप्स होते हैं, अगर हम आयंस और फ्री रेडिकल में डिफरेंस देखें तो फ्री रेडिकल में एटलीस्ट सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। हम जब फ्री रेडिकल को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं अ स्पीसीज हैविंग एटलीस्ट सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। तो इसके पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना ही होना चाहिए। और अगर किसी सिस्टम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो स्पीसीज क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। उस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। नॉर्मली 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो यहां पे ये हाईली अनस्टेबल स्पीसीज हैं। बट व्हेन यू विल सी दीज आर द स्पीसीज, नॉर्मली कैटायंस बहुत ज्यादा अनस्टेबल नेचर के कैटायन और एनायंस नहीं होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, रिस्पेक्टिवली मोर स्टेबल होते हैं। और अगर हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो इनकी स्टेबिलिटी विद द डिग्री बढ़ती है। यानी अगर ये मेथाइल कार्बोकैटायन है तो इनसे ज्यादा स्टेबल होगा प्राइमरी, उनसे ज्यादा सेकेंडरी, और सबसे ज्यादा टर्शियरी कार्बोकैटायन स्टेबल होंगे। क्यों होंगे, हम अगले टॉपिक में देखेंगे, दैट विल बी द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, इसी वीडियो में मर्ज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और छोटे छोटे वीडियो ही हम लोग नॉर्मली डाल रहे हैं। तो यहाँ पे अगले में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, जिसमें हम देखेंगे रिजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेरिजम। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट सिर्फ देखेंगे और साथ में देखेंगे हाउ दे आर कैपेबल टू जनरेट द स्टेबिलिटी। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।